स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं, जो आपके इस बार 22 फरवरी 2024 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी की कॉपी पूरी कैसे लिखते हैं, और आज की इस वीडियो में पूरा जो मॉडल पेपर है इसका मैं सल्यूशन भी देने वाला हूं। देखिए, कॉपी लिखने का दो मेजर तरीका होता है। एक क्या होता है स्मार्ट तरीका, एक क्या होता है नॉर्मल तरीका। आपको क्या फॉलो करना है, आपको स्मार्ट तरीका फॉलो करना है, जिससे आपका जो 22 फरवरी को पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाए। हिंदी के पेपर में आप क्या है 100 में से 100 फोड़ कर आओ। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा मॉडल पेपर में आपको सल्यूशन के साथ में बताऊंगा, इसका आंसर भी दूंगा, और कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लास 12 हिंदी का पेपर दिया हुआ है, साहित्यिक हिंदी का है, 2023-24 22 फरवरी को आपका पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर आपको पता ही होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट, सभी सब्जेक्ट में यही दिया होता है। यहाँ पर देखिए, ये दो खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना, क्योंकि ये आपका दो खंड में रहेगा, एक खंड का जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और एक आपका रहेगा खंड खा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका दोनों खंड में 50-50 नंबर के प्रश्न दिए होंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, खंड का सब प्रश्नोत्तर नंबर जो पहला दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर नंबर पहला का क्या है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण, यहाँ पर देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। ये जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों को हल करा रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप जाकर UPMSP यानी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर ये पेपर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिए, इसके एक एक प्रश्न बताए गए, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी कॉपी भी लिख कर लेकर आया हूँ और सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर पहले का दिया हुआ है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं, यानी 4 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से दामोदर शर्मा राइट आंसर है, यानी दूसरा विकल्प सही, तो हमने यहाँ पर दामोदर शर्मा लिख दिया है। यानी यहाँ पर देखिए, खंड का सबसे पहले लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि बच्चे का यहाँ से शुरुआत हो गया प्रश्नों का, और जब हम खंड खा लिखेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न होगा गद्य से। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार यानी दूसरा दामोदर शर्मा सही है। खा नंबर है, भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, कवि वचन सुधा। तीसरा है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कवि वचन सुधा, द्वितीय उत्थान का 1900 में। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर सेवा सदन के रचनाकार कौन है। तो प्रेमचंद जी हैं। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी को दिया जाता है। यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है, समझ में आ गया। राइटिंग से लिखिएगा, और ये इस तरह से आप लिखिए। क्या है, आपको एक ब्लैक स्केच लेकर जाना है, ये लिखिए। ये आपका कॉपी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ब्लैक स्केच, एक आपका ब्लैक पेन, और एक आपका क्या हो गया ब्लू पेन। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक आपकी क्या होती है पटरी, पटरी भी आप लेकर जाना है। ये 4 चीज़ें यदि आप लेकर जाते हैं तो कॉपी को आप एक अच्छे ढंग से और टॉपर की तरह लिख कर आएंगे। समझ में आ गया। और कोई भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी कलरफुल पेन मत लेकर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वो घातक साबित हो सकता है आपके पेपर की दृष्टि से। समझ में आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पहले का जो गद्य का 5 प्रश्न दिया हुआ था उन्हें सॉल्व कर दिया है, यानी पूरा बता दिया है। यहाँ पर देखिए, अब हमारा कवि वाले से पद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क्या है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो वो आपका पद्मावत हो, जो कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये देखिए पद्मावत हो जाएगा, जो कि हमारा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। दूसरा है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। राम भक्ति शाखा से, ज्ञानशरी शाखा से, या प्रेमशरी शाखा से, या कृष्ण भक्ति शाखा से। वीडियो को रोककर भी सारे ऑप्शंस को आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अष्टछाप के कवियों का संबंध है वो कृष्ण भक्त शाखा से है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कृष्ण भक्त शाखा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देखिए गा नंबर, श्रृंगार और वात्सल रस की अमर कवि कौन है। जो अमर कवि है वो कौन है। तो यहाँ पर सूरदास जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा है, तो वो आपका काव्य है। और कबीर वाणी के डिक्टेटर, ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो गा का आपका दूसरा सही है, ये देखिए सूरदास। उसके बाद में चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी आपका पहला सही है।
उसके बाद में देखिए कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, तो इनमें से भी पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। जो आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें से आपको 10 नंबर पूरा एग्जामिनर दे देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा जब आप इस तरह से लिखेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला देखिए हमारा क्या आ चुका है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी निम्नलिखित में से आपका क्या है, 5 प्रश्न दिए होंगे, 2 आपका गद्यांश दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए क्या है 5 प्रश्न दिए जाएंगे, पांचों प्रश्न का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी यहाँ पर क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो हमें ये पता है कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो हमें 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना है, हमें संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है इसी की हमें व्याख्या कर देनी है, उसमें भी क्या है हमें 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होगा इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। वीडियो को रोक कर भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आंसर मिलेगा, आप लोग दिमाग लगाइए। आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को रोक कर भी बाकी का जो 2 प्रश्न है इसका तो आपको नहीं देना है, लेकिन जो 3 प्रश्न है ये वाला, ये 3 जो प्रश्न है इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। दिमाग लगाकर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फोटो जरूर भेजिएगा सॉल्व करके। समझ में आ गया? तभी हम आपको मानेंगे कि किस तरह से आपकी तैयारी हिंदी में हुई है। उसके बाद में अथवा वाला मान लीजिए कि हमें ऊपर वाला राष्ट्र के स्वरूप वाला पता ही नहीं है, हमें ये वाला पता है जो कि भाषा में आधुनिकता यानी भाषा के आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना है, भाषा में आधुनिकता लाना है। ये चैप्टर का नाम पता चल गया। देखिए काफ़ी बार काफ़ी हमारे पास स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमें कैसे पहचानना है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा संदर्भ किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको पढ़कर यानी पूरा को गद्यांश जो है पूरे गद्यांश को पढ़ लेना है, उनमें से कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर राष्ट्र के बारे में यानी जो राष्ट्र का स्वरूप, ये देखिए राष्ट्र मिल गया, फिर राष्ट्र मिल गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए राष्ट्र कई बारे हैं, फिर अनेक प्रवाह नदियाँ, तो ये आपको पहले चैप्टर से लिया गया, कंफर्म हो गया। इनमें से इसी प्रकार इस तरह से भी है कि भाषा में आधुनिकता, उसके बाद में भाषा का विकास, यानी कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको उससे रिलेटेड मिल जाता है और आपको क्या है पूरा यानी जो गद्यांश होता है वो हल हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपका 5 प्रश्न दिया हुआ है, तो इनमें से सबसे पहला जो प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर लिया है, उसका मैंने क्या है अथवा किया है। तो संकेत सबसे फर्स्ट में हम हर एक गद्यांश में यही बताते हैं कि आपको संकेत डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो संकेत आप लिख दीजिए जैसे कि नए शब्द, नए मुहावरे, यानी जो आगे का 2 वर्ड है ये वाला, आगे का 2 वर्ड उठाकर आप संकेत में लिख दीजिए। फिर लास्ट का जो 2 वर्ड है यानी ये देखिए प्रदान करना यानी आधुनिकता प्रदान करना, ये लास्ट का आप 2 वर्ड लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले में संदर्भ लिखना, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश यानी किस चैप्टर से लिया गया। जैसा कि हमें पता है कि भाषा में आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। तो कॉपी में भी कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोजी, यहाँ पर देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है राइटिंग से लिखिएगा। हालांकि देख सकते हैं हमने इसको लिखा है, हमें क्या है एक दिन लमसम में क्या है मुझे 3 घंटा लगा, 3 से 3.5 घंटे भी मान लीजिए, और राइटिंग से लिखा है। देखिए किस तरह से मैंने लिखा है, पूरा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और क्या है हमारा जो बात होता है एग्जामिनर से भी बात होता है, जो बोर्ड में जाकर कॉपियाँ भी चेक करते हैं आप जैसे लोगों का, तो वो हमारे पास कमेंट किए। एक प्रकार से हमारे पास क्या है हमसे उनसे बात हुई और वो बोले कि जो गद्यांश होता है, गद्यांश में मैंने बात की कि गद्यांश में काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मतलब किस तरह से वो गद्यांश का संदर्भ लिखे, किस तरह से एक प्रकार से उसका अनुवाद करें। तो वो क्या कहते हैं देखिए राइटिंग सबसे ज़्यादा बेटर है। मीन्स राइटिंग जिस भी स्टूडेंट को पढ़ने में चाहे जितने भी अच्छे, राइटिंग उनकी अच्छी नहीं है तो नंबर उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिनकी भी राइटिंग अच्छी है, जिनको भी लिखने का तरीका मालूम है, उनको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, उनमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोगों को मैं यही सजेशन करूंगा कि आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग में लिखिए और शब्दों में गैप जरूर रखिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने शब्दों में गैप जरूर रखा है ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो संदर्भ हमारा इस तरह से हो गया। एक और तरह से आप लोग संदर्भ लिख सकते हैं यानी टाइम बचाने के लिए। देखिए
पाठ का नाम लिख दीजिए सीधा, भाषा में आधुनिकता आपको पाठ का नाम पता है। लेखक का नाम लिख दीजिए प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसमें भी आपको क्या है 2 नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर कटेगा नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से आप ये वाला भी कीजिएगा। आपको हिसाब से दोनों में से जो भी बेटर लगे वो कर लीजिए, हमने दोनों का आपको बताया है। यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखा खींची हुई है कि वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो हमें इसका यानी जो लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, वो क्या कहना चाहते हैं इस गद्यांश के बारे में, हमें ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दूसरा आप क्या प्रश्न, दूसरा हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक स्केच से। समझ में आ गया? एक ऐसा स्केच लेकर जाइए कि बोर्ड एग्जाम में क्या एक प्रकार से मतलब दोनों साइड दिखे ना। जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ, दोनों साइड दिख बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये देखिए दोनों साइड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा चटक दिख रहा हो। और देखिए डंडी ये बहुत ज़्यादा खींचनी ज़रूरी है, जो डंडी हमने खींची हुई है, हालांकि मैंने दोनों तरफ खींचा है, लेकिन इस साइड ज़्यादा आपको गैप नहीं दिख रहा होगा। समझ में आ गया? तो एक ही साइड आप लोग डंडी खींचिएगा और हर एक पेज में खींचिएगा। समझ में आ गया? मुझे अच्छा लगा तो हमने इस तरह भी खींच दिया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा कि केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करें। जो आधारित लेखन पद्धतियां हैं इसको क्या करें, प्रयुक्त करें। उसके बाद में देखिए जो 3 प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया इसी से रिलेटेड आपका 3 प्रश्न होगा, किन किन प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। तो यहाँ पर देखिए नए शब्द, नए मुहावरे एवं नए रीतियों के प्रयोगों से भाषा युक्त की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है, ये हमारा हो गया। और देखिए भाषा का विकास कब नहीं होता, देखिए दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। ये हमारा चौथा प्रश्न था। लास्ट में जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि नए शब्द का गढ़ने मात्र से क्या तात्पर्य है, इसका बताना है, यानी इसका अर्थ बताना है। तो ये देखिए नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। ये क्या है, नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य है। समझ में आ गया? तो यानी जो हमारा 5 प्रश्न था, हमने पांचों प्रश्न का उत्तर दे दिया। 10 नंबर हमें गद्यांश में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा जब हम इस तरह से लिखेंगे। कॉपी में लिखने का तरीका भी बता दिया, राइटिंग से लिखिएगा, शब्दों में गैप जरूर कीजिएगा। समझ में आ गया? ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन, कलरफुल पेन यूज मत कीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपका 2 क्या है पद्यांश दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न वही आपका 2 नंबर का दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खुला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओहो मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको वेद, दिखाई देता हो छविधाम। यानी ये हमारा एक प्रकार से पद्यांश दिया हुआ है। और ये अथवा करके ये वाला भी दिया हुआ है कि इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो ये वाला भी हमारा दिया है। तो दोनों में से हमें किसी एक को करना, तो मान लीजिए कि हमें ये वाला पता है, नील परिधान बीच सुकुमारी। तो हमें क्या है, सबसे पहले इसका प्रश्न का उत्तर देना है। यानी हमें पद्यांश से कुछ भी नहीं मतलब है, हमें मतलब है प्रश्नों से। यानी 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का हमें उत्तर दे देना है और उसी का हमें 10 नंबर एग्जामिनर दे देगा। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। वहाँ पर लेखक थे, यहाँ पर कवि आ जाएंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। संकेत हमें डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों में से हमने पहला वाला किया तो हमने इस तरह से लिख दिया कि नील परिधान बीच डॉट डॉट कर दे, लास्ट का हमने 2 वर्ड लिख दिया है, आप लोगों को पता ही होगा। संदर्भ हमें यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी चैप्टर का नाम और कवि का नाम। देखिए प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। यानी जो श्रद्धा मनु शीर्षक है ये इसी कविता से क्या है, एक प्रकार से उद्धृत या अवतरित है। समझ में आ गया? और एक और हमने गद्यांश में तरीका बताया था कि आप उस तरह से लिख सकते हैं, यानी शीर्षक का नाम लिख दीजिए, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, और कवि का नाम लिख दीजिए, वहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? आप दोनों तरीका अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। संदर्भ में देखिए हमने क्या है, कीवर्ड जो मुझे हाईलाइट करने के लायक लगे, जैसे कवि का नाम,
महाकामायनी इनका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का। काव्य भाग ये भी हमने लिख दिया है क्योंकि वो गद्य भाग था, ये काव्य भाग है। श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम हो गया। और क्या है ब्रैकेट में यानी गैप, देखिए गैप जरूर कर दीजिएगा, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट। संदर्भ हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए अगला देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर जो रेखा खींची हुई है कि नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खुला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इसका क्या करना है, वही करना है। वही करना के मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए दूसरा हेडिंग प्यारा सा डालिएगा। देखिए श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष ब्रैकेट में देखिए भेड़ की खाल धारण किए हैं। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खुला हो, यानी खिला हुआ हो। ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसकी व्याख्या हमारा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए दो प्रश्न आपका कंपलसरी है, यानी चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा रूपक और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। देखिए चौथा प्रश्न है कि नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। तो नीले वस्त्रों में अधखुला सुकुमार व कोमल अंग यानी उरोज दिख रहा है। उसके बाद में देखिए लास्ट में हमारा 5वां प्रश्न जो कि आखिरी है, परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। यानी हमें परिधान और जो मृदुल शब्द है इसका हमें अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देखिए परिधान का है वस्त्र यानी पहनावा, पहनने का कपड़ा। मृदुल यानी कोमल या जल। समझ में आ गया। ये हमारा जो पदनाम से हमने इसको हल कर दिया है। कॉपी में ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। टॉपर भी ऐसे ही लिखता है। देखिए टॉपर में क्या खूबी होती है, टॉपर में 2 खूबी होती है। एक उसको लिखने का तरीका मालूम होता है कि एग्जामिनर हमारी कॉपी में कैसे देखेगा और किस चीज़ पर कैसे लिखेंगे कि इम्प्रेस हो जाएगा, एक वो तरीका हो गया। दूसरा हो गया राइटिंग, लिखने का स्किल, यानी राइटिंग कैसी है, राइटिंग किस तरह से बैठाना है, यानी कितना अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर खुश हो। तो ये 2 तरीका होता है, एक लिखने का तरीका, एक राइटिंग। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक लेखक का क्या करना है, हमें जीवन परिचय देना है, यानी जीवन परिचय देना है और उनकी कृतियों का क्या उल्लेख करना है। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में जीवन परिचय देना है। 5 नंबर का आपका एक जीवन परिचय होगा कि नहीं, एक को करना है। 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर साहित्यिक परिचय या कृतियों का। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नोत्तर संख्या 5 का वाला किया है, यानी जो कि पहले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, तो उनका हमने किया है। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, और ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कॉपी में लिखना है। देखिए जीवन परिचय लिखने का भी 2 तरीका है। एक आपका होता है संक्षिप्त परिचय की तरह लिखना, एक होता है आप डायरेक्ट जीवन परिचय लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। हाईलाइट करके लिखिएगा कि जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें हाईलाइट ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय हमने हेडिंग डाला है। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। यानी अतः जो इनका बचपन है क्या है, लखनऊ में व्यतीत हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से परिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 में 67 ईस्वी में परलोक सिधार गया। ये हमारा जीवन परिचय हो गया। देखिए जीवन परिचय में काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर कितना छोटा जीवन परिचय है, इतना ही लिख दीजिएगा आपको मिल जाएगा 5 नंबर। लेकिन इतना तो आपका काफ़ी नहीं होगा, हमें इसका क्या है कृतियाँ लिखना है। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में आपको थोड़ा ध्यान देना हुआ। देखिए डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इन्होंने अपने निबंधों में प्रगति, यहाँ पर देखिए इन्होंने जो अपने निबंधों पर प्रगति, यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। धर्म का उद्घाटन, यहाँ पर देखिए उद्घाटन किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जायसी पर जो इनकी टीका है वासुदेव शरण अग्रवाल की, ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और
प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि समरस चरित्र प्रस्तुत करा। यानी चरित्र क्या प्रस्तुत किया किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। साहित्यिक परिचय में थोड़ा इनकी विशेषताएं के बारे में बताना होगा कि इनके यानी ये क्या करते थे अपनी लाइफ में, इन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या किया। उसके बाद में देखिए कृतियाँ में देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। यानी इनके जो प्रमुख रचनाएं उनका जो एक प्रकार से विवरण है वो निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला देखिए निबंध संग्रह, पृथ्वी पुत्र, कल्पता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रोहणी, पृथ्वी, वाग्यधारा आदि इनकी प्रसिद्ध ये रचना है निबंध संग्रह। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपने बहुविकल्पी में देखा होगा तो इन्हीं सबका आता है, बाहरी नहीं आता है। आलोचना ग्रंथ देखिए पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, शोध प्रबंध पढ़ी निकालीन भारतवर्ष। चौथा आपका संपादन पाली, प्रकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। समझ में आ गया? पाली, प्रकृत एवं संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। तो ये हमारा जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय था, हमने बता दिया जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। और यहाँ पर देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जिस तरह से हमने क्या है एक लेखक का जीवन परिचय दिया था, सेम इसी प्रकार से आपको कवि का देना है। यहाँ पर भी वही सारे सेम प्रोसेस है, किसी एक का करना है। 5 नंबर दिए जाएंगे, 80 शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में जीवन परिचय को लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। तो चारों में से किसी एक को करना है। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी का मैं कॉपी में लिखकर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखना है। वीडियो इंपॉर्टेंट है और आप ही लोगों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। यानी बचपन में जो इनकी पिताजी की मृत्यु है, देवी प्रसाद की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो शिक्षा है वो घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था क्षय रोग से, यानी अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार, यानी इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग सिधार गए। समझ में आ गया? तो यानी देखिए जीवन परिचय में, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, जीवन परिचय आपका ज़्यादा बड़े में नहीं देना है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो साहित्यिक परिचय होता है। जीवन परिचय आप संक्षिप्त परिचय में भी लिख देंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या है, साहित्यिक परिचय भी जानना जरूरी है। साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। इनका जो साहित्यिक परिचय देखिए, श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग, यहाँ पर देखिए युग प्रवर्तक, उन्नायक तथा नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी, यहाँ पर देखिए विशुद्ध मानव दृष्टिकोण वाली प्रसाद जी अपने यहाँ पर देखिए प्रसाद जी अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। रचनाएं में देखिए इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। तो सबसे पहला कामायनी, ये प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। कामायनी महाकाव्य भी है इनका, जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरा है आंसू, ये प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। तीसरा है लहर, ये प्रसाद जी का भावनात्मक काव्य संग्रह है। और चौथा है झरना, इसमें प्रसाद जी की छायावादी कविताएं संकलित है। लास्ट में हमारा 5वां कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। बाद में देखिए उपन्यास, उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण, यानी ये पूर्ण नहीं हुई थी इरावती। 7वां है निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। और 8वां है चंपू, प्रेम राज्य। तो ये जो है यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। रचनाएं भी हमने बता दिया, साहित्यिक परिचय भी बता दिया और सारी चीज़ों को हमने बता दिया कि कैसे लिखा जाता है रचनाएं और कैसे लिखा जाता है साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। समझ में आ गया? ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, 5 नंबर अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का बोर्ड एग्जाम में हर साल जीवन परिचय पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए अगला, यहाँ पर देखिए 6 नंबर,
कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा वही है और ये हर साल आने वाला टॉपिक है, 5 नंबर का पूछा जाता है और यहाँ पर भी अथवा दिया हुआ है। कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, एक अथवा यहाँ पर मिल जाता है, एक अथवा यहाँ पर। तो ये हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर पक्का रहेगा। चलिए देखते हैं कॉपी में कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हमने अथवा यानी जो कि आपका कर्मनाशा की हार कहानी के जो प्रमुख पात्र थे उनका हमने चरित्र चित्रण यानी भौरे पाड़े का चरित्र चित्रण किया है। यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है आपको कॉपी में। भौरे पाड़ी श्री शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार कहानी का प्रमुख पात्र और नई, यहाँ पर देखें, नई डी गांव का आदर्श व्यक्ति है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित यानी कुछ इस प्रकार से हैं। जैसा कि हमें बहादुर की विशेषताएं बतानी है, उसका चरित्र चित्रण करना है। पंचलाइट में गोधन का हमें करना है। मुक्त यज्ञ में गांधी जी का, सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। भौरे पाड़े का हमें विशेषताएं बतानी कि भैया ये किस तरह से एक नेक व्यक्ति था। सबसे पहला कर्मठ और गंभीर में देखिए, भौरे पाड़े पैर से लाचार होते हुए भी बहुत कर्मठ है। वो सारे दिन काम में लगे रहते हैं। वो गंभीर प्रकृति का क्या है, गंभीर प्रकृति का व्यक्ति है, कर्मठ। और दूसरा है भाई की प्रति अपार प्रेम। भौरे पाड़े को अपने भाई कुलदीप से अपार प्रेम था। कुलदीप की 2 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कुलदीप के घर से भाग जाने पर पांडे दुख के सागर में डूबने उतारने लगता है। अपने से तो कौर भी नहीं उठ पाता और भूखा बैठा होगा। किसके बारे में कह रहे हैं, कुलदीप के बारे में। तीसरा है निर्भीक और साहसी। भौरे पाड़े निर्भीक व्यक्ति है। वो मुखिया के इस वक्तव्य से कि समाज का दंड तो झेलना ही होगा, भयभीत नहीं होता है। वो बड़े साहस से उसका उत्तर देता है कि जरूर भोगना होगा मुखिया जी, मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता। कर्मनाशा क्या है भैया, एक नदी है, श्रापित नदी कर्मनाशा की हार। आप लोगों को पता ही होगा, हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में कवर किया है। और आप लोगों देखिए किस तरह से हमने लिखा है, यानी जो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमने लिखा है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। आप क्या वीडियो पर देखिए, हमारी वॉइस भी आप सुनिए और कॉपी पर भी आप नज़र बनाए रखिए कि सर ने कैसे कॉपी को लिखा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 3.5 घंटे को कॉपी में लिखने को लगा है, लेकिन बहुत ही अच्छे से तरीके से हमने लिखा है। एक सारी चीज़ें हमने जानकारियाँ देने को, एक प्रकार से मैं जानकारियाँ आप लोगों को देने के लिए बेताब हूँ कि किस तरह से आपको सारी चीज़ों को करना है। और मैं एक प्रकार से हम हर एक स्टूडेंट को चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट अच्छा नंबर लेकर आए। उसके लिए आपको सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको सारे को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए चौथा है मर्यादावादी और मानवतावादी में देखिए, भौरे पाड़े अपनी मर्यादावादी भावनाओं के कारण फुलमत को पहले अपने परिवार का अंग नहीं बना पाता, लेकिन मानवतावादी भावना से प्रेरित होकर वो फुलमत और उसके बच्चे की कर्मनाशा नदी में बलि देने का प्रकार से कड़ा विरोध करता है। कौन, भौरे पाड़े। लास्ट में हमारी पूरे कहानी का कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि हमें निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रकार से जब हम शुरुआत करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा लास्ट में जब उसको ख़त्म करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, एक प्रकार से उसका एक निष्कर्ष यानी उसका पूरा का सार, तो वो हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इस प्रकार भौरे पाड़े प्रस्तुत कहानी का एक प्रगतिशील विचारों वाला मानवतावादी पात्र है। वो सामाजिक रूढ़ियों का डटकर विरोध करता है और कर्मनाशा को हराने पर विवश कर देता है। कर्मनाशा की हार भैया नदी वाला। तो ये हमारा कंप्लीट होगा, जो कि कहानी होता है कर्मनाशा की हार पर हमने बता दिया है। और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में देखिए सातवां है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों का किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। संक्षिप्त में आपको देना है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला टॉपिक है। ये ना कि आए ही ना, तैयार कर लेंगे तो पक्का आएगा। और देखिए ये जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। 5 नंबर का ये भी होता है, शब्द सीमा वही है। हमारे यहाँ पर क्या चलता है, त्यागपति चलता है। त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाली, यानी राजश्री के बारे में हमें बताना है। अथवा करके है यहाँ पर प्रधान पात्र, उनके बारे में भी बताना है। तो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट त्यागपति चलता है, तो मैंने कॉपी में त्यागपति लिखा है। आपके यहाँ पर जो चलता होगा हमने वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से कॉपी में भी आप लोगों को भी लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 का घ यानी अथवा वाला हमने किया है, जो कि राजश्री के यानी जो नारी पात्र हैं,
त्यागपति खंडकाव्य राजश्री की विशेषताएं। यहाँ पर देखिए, राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र बाद राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है, यानी जो हर्षवर्धन जी है उनका भी चारित्रिक विशेषताएं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हमने वीडियो बना रखा है। देखिए इनकी विशेषताएं के बारे में बताना, जैसा कि हमने भोरे पांडे का बताया था। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो हेडिंग है, माता पिता की लाडली। राजश्री अपने माता पिता को प्राणों से भी प्यारी है, कवि कहता है। माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी, माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी थी, सदा पिता को माँ का प्राणु, यहाँ पर देखिए प्राणुपम प्यारी, प्राणुपम प्यारी। ये माँ एक प्रकार से जो माता पिता की लाडली राजश्री जी हैं। दूसरा है देशभक्त एवं जन सेविका। राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हर्ष के समझाने पर वह क्या वैधव्य का दुख झेलते हुए भी इस देश क्या झेलते हुए भी, यानी एक प्रकार से उनके पति की डेथ होने जाने के बाद में जो राजश्री है दुख का यानी दुख झेल लेते हैं, दूसरी शादी नहीं करती हैं और देश सेवा में लगी रहती हैं। कौन? राजश्री, हर्षवर्धन जी की छोटी बहन। तीसरा है आदर्श नारी। आदर्श नारी में देखिए कि राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है। वो यौना अवस्था, यहाँ पर देखिए यौना अवस्था में विधवा हो जाती है, यानी एक प्रकार से उनकी शादी हो जाती है और उनकी क्या है विधवा हो जाती है, एक प्रकार से बहुत ही कम एज में, कम यानी यंग होती है, कहने का तात्पर्य हमारा। ये देखिए चौथा है सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। सुशिक्षिता यानी कौन? सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी हुई है। देखिए राजश्री सुशिक्षिता एवं शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न है। जब आचार्य दिवाकर मिश्र संन्यास धर्म कार्य में लगने का उपदेश देते हैं। पांचवा है त्यागमयी नारी। राजश्री का जीवन त्याग की भावना से आलोकित है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज दिए जाने पर भी वो उसे क्या है स्वीकार नहीं करती है। त्यागमयी नारी कौन? राजश्री, यानी अपनी भाई की तरह ये भी है। उसके बाद में देखिए लास्ट में पूरे का कंक्लूजन निकल कर आता है, ये हमें बहुत ज़्यादा होता है लिखने के लिए। देखिए इस प्रकार राजश्री का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। उसके पतिव्रत धर्म, देश धर्म, करुणा के आदर्श निश्चय ही अनुकरणीय है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी जो हमारा पूछा गया था कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का चारित्रिक विशेषताएं बताना था, यहाँ पर किसी एक को करना था। हमारे यहाँ पर त्यागपति होता था, हमने कर दिया। 5 नंबर हमें एग्जामिनर दे देगा। हमारा देखिए जो हमारा 50 नंबर वाला मार्क्स था, यानी 50 नंबर वाला जो पूरा हमारा गद्य यानी खंड का था, हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा यहाँ से नया सिरा स्टार्ट होता है हिंदी व्याकरण का। समझ में आ गया? यहाँ से हमारा 50 नंबर का कंप्लीट का एक टारगेट होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 का दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। यहाँ पर क्या है, हमें गद्यांश का सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी में यानी जो संस्कृत में दिया है इसका हमें हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, यहाँ करके आप देख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या करना है, 2 नंबर हमें संदर्भ का दिया जाएगा, 5 नंबर हमें दिया जाएगा जब दोनों में से किसी एक का संदर्भ और अनुवाद करेंगे, यानी हिंदी में मीनिंग बताएंगे। तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने खंड का लिख दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का संकेत हमने दे दिया है, यानी हमें ये वाला करना है। युवक मालवीय यानी पंडित मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया, जिसका नाम है महामना मालवीय। समझ में आ गया? देखिए संकेत में युवक मालवीय हमने लिख दिया। लास्ट में हमने क्या है पूरा का, यानी जो लास्ट में हमारा कंप्लीट होता है, आगे का 2 वर्ड हमने लिख दिया, पीछे का हमने 1 वर्ड पीछे वाले में लिख दिया। संकेत दे दिया कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि हमने ये वाला किया है। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ देखिए किस तरह से हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए संदर्भ हमने लिख दिया, प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के। संदर्भ बहुत ही ईजी है जो हमारा संस्कृत के गद्यांश का है। आपको थोड़ा टफ लग सकता है उसमें हिंदी गद्य में, लेकिन यहाँ पर टफ कोई भी नहीं लिखेगा। यहाँ पर हमें क्या है चैप्टर का सिर्फ नाम लिख देना है, यहाँ पर लेखक वगैरह का या कवि का कोई भी नाम नहीं लिखना है। देखिए संस्कृत भाग के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, बहुत ही सिंपल है। प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग महामना मालवीय नाम यानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए हमने ऊपर वाला किया है, अब हमें क्या है इसका पूरा मीनिंग बताना होगा। जैसे युवक यहाँ पर दिया हुआ युवक मालवीय ने, तो हमें क्या इसका पूरा हमें हिंदी में मीनिंग बता देते हैं, अनुवाद कर देते हैं और 7 नंबर हमें इजीली मिल जाएगा। देखिए अनुवाद में देखिए अनुवाद है, युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया है
मोह लिया। इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें क्या है, इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। तद अनुसार यहाँ पर देखिए, तद अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्ता, यहाँ पर देखिए मधुर वार्ता पर वार्ता होना चाहिए, वार्ता हो गया, एवं अपने उदार व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही मित्रों तथा न्यायाधीशों के क्या सम्मान के पात्र बन गए। मित्रों और यानी अपने मित्र और जो यानी न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो ये हमारा अनुवाद हो गया, कंप्लीट हो गया। इतना ही आपको लिखना पड़ा। इसका पूरा आपको हिंदी में बताना था कि ये क्या है, ये संस्कृत में दिया था, इसका आपको ट्रांसलेशन कर देना था हिंदी में। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? ये ऐसे ही लिखना है आपको, 7 नंबर ऐसे ही कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए श्लोकों का संदर्भ में अनुवाद करना है। तो हमने जैसे ये वाला किया, यानी फर्स्ट वाला क्या है, भाषासु मुद्या, यहाँ पर देखिए भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्या ही मधुरा काव्य तदमादपि सुभाषितम। तो इसलिए वाला हमने किया, संकेत हमने डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? हमें संकेत हर एक उसमें डालना है। संदर्भ लिखना है यहाँ पर, वही सेम वाला प्रोसेस है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। यानी सुभाषित रत्नान जो आपका चैप्टर है उससे ये आपका श्लोक लिया गया है। समझ में आ गया? अब इसी का क्या हमें पूरा मीनिंग बताना है, यानी जो ये वाला दिया हुआ श्लोक इसका हमें मीनिंग बता देना है, हमारा 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़े में तो श्लोक रहेगा नहीं। देखिए अनुवाद में, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे मधुर उसका काव्य है और उससे मधुर उसके क्या है, सुभाषित हैं। यानी भैया हमारा अनुवाद कंप्लीट हो गया। 7 नंबर हमें इस पर मिल जाएगा, 5 नंबर यहीं पर हमें दिया जाएगा आपको अनुवाद में, 2 नंबर आपको संदर्भ में, टोटल आपका 5 नंबर इस श्लोक में भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है, हर एक पेज में डंडी जरूर खींचिएगा, हेडिंग से लिखिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा। जैसा यहाँ पर हमने संदर्भ लिखा, ये हाईलाइट कर दिया, अनुवाद को भी हमने हाईलाइट कर दिया, संकेत को भी हमने हाईलाइट कर दिया, जहाँ पर हमें ब्लू यानी ब्लैक पेन का प्रयोग करना चाहिए वो भी हमने कर दिया। ऐसे ही टॉपर कॉपी को लिखता है। समझ में आ गया? हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ऐसे ही सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर दिया है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी 2 संस्कृत में प्रश्न पूछे गए हैं और संस्कृत में ही हमें उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न पर हमें 2 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये वाला किया है, देखिए ये वाला किया कि ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलित। तो हमें इसमें जब इसका हम संस्कृत में उत्तर दे देंगे तो 2 नंबर में मिल जाएगा। देखिए ज्ञानमय प्रदेन दयानंद, यहाँ पर देखिए दयानंदेन प्रज्वलित, ये हमें 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए ये वाला हमने किया है, दिलीप कश्य प्रदेशस्य राजा अस्ति। दिलीप समग्र भूमंडलस्य राजा अस्ति, समग्र भूमंडलस्य राजा अस्ति। तो ये हमारा 2 प्रश्न, यानी जो जितना पूछा गया, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियोज में बताता हूँ प्यारे स्टूडेंट, जो पूछा गया है उसी का आंसर दीजिए, बाहरी आप किसी का भी आंसर न दीजिए। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। लिटरली मुझे 3.5 घंटा लगा है, लेकिन आपको कितना लगेगा, आपको क्या 3 ही घंटे समय मिलेगा, तो आपको उसी में पेपर को हल करना पड़ेगा। हालांकि मुझे क्या है आपको समझाना था, राइटिंग से लिखना था और सारी चीज़ों को एक एक बारीकी से लिखना था, तब हमें इतना समय लगा है। प्रश्नोत्तर संख्या 10 देखिए कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। श्रृंगार रस अथवा करुण रस का 1 नंबर आपको परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का। श्रृंगार का कर लीजिए या करुण का कर दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 10 में हमने करुण रस का परिभाषा और उदाहरण दिया है। करुण रस का देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या है करुण रस की उत्पत्ति होती है। संचारी भाव में जब संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के साथ में समझिए। देखिए उदाहरण क्या है, मणि खोयो भुजंग सी जन्नी, मणि खोयो भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधे आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। एक ये उदाहरण हो गया। काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर जो बुक में दिया हुआ है या जो आपने बताया वो मैं तैयार कर लूँ। काफ़ी बुक में अलग अलग आपका एक प्रकार से उदाहरण दिया होता है करुण रस का, तो आपने जो भी उदाहरण किया हुआ है वो आप लिख दीजिएगा, लेकिन उससे संबंधित होना चाहिए, उस रस से संबंधित होना चाहिए। अब जैसे कि और एक उदाहरण कि जथा पंक विना खग अति दीना, और फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव ज्यामन मोही। एक ये भी उदाहरण हो गया करुण रस का। तो जो आपको आता है वो कर लीजिएगा।
यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल जाएगा रस में। हमने करुण रस का परिभाषा और उदाहरण दोनों दे दिया है, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए खा नंबर में कि श्लेष अथवा, यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। ये भी हमारा 2 नंबर का है, परिभाषा उदाहरण के लिए 1-1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार, जब एक शब्द बिना आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करता है तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में देखना है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर और को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर और को घटी वे वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ये हमारा उदाहरण हो गया श्लेष अलंकार और उदाहरण। इसका हमने किस तरह से लिखा है आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। नंबर में देखिए चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण देना है। चौपाई छंद का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चौपाई में देखिए, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। चौपाई छंद में क्या है, 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 2 गुरुवर्ण क्या होते हैं। उदाहरण देखिए, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने और निज निज रुच सब ले बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई, सहित स्नेह राम दो भाई। अब देखिए इसमें क्या है, हमें 16-16 मात्राएं बतानी है। इसके प्रत्येक चरण में देखिए 2-2-4, 2-6, 2-8, समझ में आ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पर हमारा 16 इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी 16 देखना है। 2-2-4, 2-6, 2-8, 2-10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें भी 16 हो गया। यानी प्रत्येक चरण में आपको 16-16 मात्राएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए अंत में 2 गुरुवर्ण होते थे, तो ये 2 गुरुवर्ण ही देखिए, समझ में आ गया। ये 2 गुरुवर्ण होते हैं, समझ में आ गया। ये देखिए, तो यही आपका 2 गुरुवर्ण होता है, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको चौपाई छंद का परिभाषा देना है। जब आप इतना लिख लेंगे तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। चलिए देखते हैं, अगला दिखा दूं मैं आपको क्या होता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 11 आ गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर, सर्वधर्म समभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन या गोस्वामी तुलसीदास। इससे अलग आपका निबंध रहेगा जो आपको 9 नंबर दिलाकर जाएगा और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यही पूछा जाएगा निबंध। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 में है कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर निबंध आपका है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, विचार बिंदु लिखना है। विचार बिंदु लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में आपको हेडिंग डालना है, यानी विचार बिंदु डालना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, यानी किस टॉपिक पर हमें एक प्रकार से पूरा हेडिंग मिलेगा, यानी पूरा वो मिलेगा। देखिए प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना भ्रष्टाचार के विविध रूप, राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय, फिर लास्ट में हमारा कंक्लूजन यानी उपसंहार। देखिए प्रस्तावना देखिए, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आपराधिक, यहाँ पर देखिए आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्म, यहाँ पर देखिए अंदर की लज्जा या धर्म का ज्ञान रहता है, अपने देश, जाति व समाज को बड़े से बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानवता को भी कलंकित कर सकता है। कौन? भ्रष्टाचार। उसके बाद में देखिए हमें जो विचार बिंदु में लिखा था उसी के हिसाब से हमें लिखना है। दूसरा है भ्रष्टाचार के विविध रूप में। देखिए पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपने पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी कुछ राजनेता इस शान से जेल जाते हैं जैसे वो किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हों। फिर भी उसे क्या है, मुख्यतः निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी कुछ इस प्रकार से हमने बांटा है। सबसे पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए हेडिंग भी देखिए किस तरह से हमने निबंध लिखा है और आप लोगों को कॉपी में ऐसे ही निबंध लिखना है। देखिए भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप यही है लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव जीतने के लिए अपनाया गया भ्रष्ट आचरण आता है। संसार में ऐसा कोई भी कृत्य, यहाँ पे देखिए संसार में ऐसा कोई भी कुकृत्य, अनाचर या हथकंडा नहीं
नहीं है जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए न अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान दुर्व्यवस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी हैं। इनके कारण देश में अनेकानेक घोटाले हुए हैं। इनके कारण जो देश में अनेकानेक घोटाले हुए हैं जो कि राजनीतिक भ्रष्टाचार है। ये हमारा एक प्रकार से हो गया। दूसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हेडिंग से आप लोग लिखिएगा, हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शब्दों में गैप जरूर कर लीजिएगा। और डंडी खींचना चाहे तो हर एक पेज में खींच लीजिएगा, लेकिन इस साइड मत खींचिएगा, इस साइड ही आप लोग खींचिएगा। देखिए इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों या सेवाओं, नौकरियों में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या कमियां, कांचन के लोभ या अन्याय, किसी कारण से अयोग्य यानी अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं, उन्हें पदोन्नति, यहाँ देखिए पदोन्नत करते हैं, स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। ये प्रशासनिक एक प्रकार से हो गया। अब देखिए भ्रष्टाचार का कारण में ये एक प्रकार से जो पूरा मूल रूप हमारा आ जाता है भ्रष्टाचार के ऊपर। एक प्रकार से होगा प्रस्तावना, एक प्रकार से स्वरूप हो गया। अब इसका कारण आ जाता है, यानी मेन कारण क्या है। देखिए भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब क्रमश नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। इसका ये आशय कदापि नहीं है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में क्या है, अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। भारतीय मनीषियों पर देखिए, भारतीय मनीषियों ने चार पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, यहाँ पर देखिए चार पुरुष, काम और मोक्ष की सिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। मानव धर्म पूर्व अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकार बनता है। काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकार बनता है। यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय देखिए। अब हमारा उपाय आ गया, यानी एक प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन होता ही है, उसका सोल्यूशन आपको मिलता ही है। सेम इसी प्रकार से भ्रष्टाचार में भी है, जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन जरूर होगा। देखिए भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय देखिए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित उपाय क्या है, अपनाई जानी चाहिए। सबसे पहला है कानून को अधिक कठोर बनाना। कानून जो है इसको अधिक कठोर बनाना है। देखिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए, इसके लिए वर्षों का चर्चा का विषय बनाया है। मैंने जो कानून को अधिक कठोर बनाना, ये वर्षों से क्या एक प्रकार से विषय का चर्चा बना हुआ है। लोकपाल विधेयक को यद्यपि पास किया जा चुका है। दूसरा है भारतीय, यहाँ पर देखिए प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन। जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम, यहाँ पर देखिए प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्ट नहीं हो सकता। अतः सबसे पहले देसी भाषाओं, विशेषता, संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। उसके बाद में देखिए देशभक्ति की प्रेरणा देना। चौथा है भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार। ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, लिखना चाहें, नहीं तो आप इतना ही लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है, यानी जो होता है इसका पूरा निष्कर्ष होता है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष देखिए, उपसंहार में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, इसीलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी ना होंगे, यदि राजनेता देशभक्त सदाचारी ना होंगे, भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेता के चुने जाने के बाद ही उपयुक्त सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं, जो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णतः प्रभावी सिद्ध होंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर एक ही प्रश्न है कि क्या होगा इस महान सनातन राष्ट्र का, यानी जो हमारा भारत महान सनातन राष्ट्र, इसका क्या होगा। समझ में आ गया। ये हमारा हो गया निबंध का प्रश्नोत्तर 12। प्रश्नोत्तर 12 का है, इसका पहला प्रश्न है कि पावक का संध विच्छेद क्या होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 संध विच्छेद होंगे, यानी 3 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो पावक का जो सही संध विच्छेद हो जाएगा, ये देखिए पोधन अका पहला हो जाएगा। दूसरा है प्रेजते का सही संध विच्छेद, तो प्रधन एजते सा वाला, प्रेधन एजते। फिर इसके बाद में देखिए पुस्तकालय में संध होगा तो स्वर्ण संध हमने लिख दिया। 3 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर में आ गया है। खा नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह कीजिए। जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें अब समास पूछा जाएगा। पहले क्या होता था शब्द रूप, धातु रूप पूछा जाता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो अब हमारा 2 समास पूछा जाएगा। देखिए निम्नलिखित किसी एक का समास का नाम लिखना है।
तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने सा वाला किया है प्रत्येकम, तो एकम एक प्रति, यहाँ पर क्या लिख देना है हमें, समास विग्रह हमने किया है, एकम एक प्रति, समास का हमने नाम लिख दिया अव्ययभाव, 2 नंबर हमें मिल जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है। हमने और भी वीडियोज़ बनाई हैं आप लोगों के लिए, सारी चीज़ों को हमने बताया है, बस आप लोग क्या फॉलो कीजिए। उसके बाद में देखिए अब हमारा नया जो टॉपिक ऐड हुआ है आप लोगों के क्या है तैयारी की दृष्टि से, ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। कितने नंबर का दिया हुआ है? 8 नंबर का नया टॉपिक ऐड हुआ। पहले सामान्य हिंदी में होता था, लेकिन अब ये साहित्यिक हिंदी में कर दिया गया है। 8 नंबर का है, दोनों दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर संक्रमण में यानी शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं, 8 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 का अथवा क्या है, यानी जो शहर में फैली जो संक्रमण बीमारी है इसकी तरफ हमें पूरा क्या है आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये हमने लिख दिया है। प्रश्न देखिए सेवा में यहाँ पर देखिए सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ, विषय हमारा क्या है शहर में फैली संक्रमण बीमारी। महोदय में देखिए मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आकर्षित क्या है करना चाहता हूँ। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रमण रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। वहीं डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयाँ इतनी ऊंची मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले की संज्ञान में लेते हुए यानी संज्ञान में एक प्रकार सीरियस में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सहित दिनांक आप लिख दीजिएगा। भवदीय मदन गोपाल हमने लिख दिया। यहाँ पर आप अपने नाम भी लिख सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है पत्र, और आप लोग भी ऐसा ही पत्र लिखिएगा। समझ में आ गया? पत्र लिखने का बेस्ट तरीका है। और बाकी का जो हमारा यहाँ पर देखिए साधु, और यहाँ पर देखिए जो निम्नलिखित में से शब्द के धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। अलग से नहीं, एक हमारा जो कॉपी वाला वीडियो है कि कॉपी कैसे लिखना है उसमें हमने पूर्ण रूप से बताया हुआ है। तो फिलहाल जो आज का ये वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके भाई बहन फ्रेंड जो भी पढ़ रहे हों और इस बार पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।